बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अनील सईद है और मैं असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट के तौर पे यहाँ पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। CSS का जो एग्ज़ाम है मैंने पहली दफ़ा दिया था 2011 में, तो उसमें मैं CSS क्वालिफ़ाई किया था मैंने, और लेकिन उसमें सीट्स की जो एलोकेशन होती है तो सीट्स कम थी पंजाब की, तो उस वजह से नॉन एलोकेटेड रहा। दूसरी दफ़ा CSS मैंने किया 2013 में, तो उसमें मेरा जो फोर्थ प्रेफरेंस थी मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट ग्रुप था वो, तो उसमें मेरी एलोकेशन हुई। मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट में मेरी जो पोस्टिंग्स रही हैं वो उसमें रावलपिंडी कैंटोनमेंट में रहा हूँ मैं। इसके अलावा अटक कैंट है, संजवाल कैंट है, इसके साथ साथ और मारा कैंट है बलूचिस्तान में, गवादर है, तो यहाँ पे मैंने सर्विस की। और उसके बाद फिर CSS दोबारा जब किया 2017 में, तो फिर वहाँ मेरी पहली पोस्टिंग इस्लामाबाद में ही थी एज़ मतलब ACUT अंडर ट्रेनिंग जो पीरियड होता है 6 मंथ्स का था। उस दौरान मुझे चार्ज मिल गया AC कोराल का, जिसको कि अभी असिस्टेंट कमिश्नर नेलोर की सब डिवीज़न का नाम चेंज कर दिया गया अब। और उसके बाद फिर मेरे पास रूरल का भी चार्ज रहा एज़ AC रूरल, फिर एज़ AC कोराल, फिर एज़ AC सेक्रेटेरिएट। तो AC सेक्रेटेरिएट जो है वो 2020 से ही मतलब मेरे पास चार्ज ये रहा है, और अभी तक इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। एजुकेशन बैकग्राउंड मेरा जो है वो थ्रू आउट मेरा जो इंटरेस्ट भी था ये था कि एक डिफरेंट मैं चाह रहा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी अकाउंटिंग और फाइनेंस जो है मेरी वो फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन रही हैं, और थ्रू आउट वो मेरा अगर आप मैट्रिक के बाद थ्रू आउट मैंने उसी ट्रिनिटी को चूज़ किया और उसी में ही अल्हम्दुलिल्लाह के गोल्ड मेडल लिया पहले इंटर में, और उसके बाद फिर सेकंड पोजीशन मेरी यूनिवर्सिटी में बॉयज़ में आई जो ग्रेजुएशन में, फिर मास्टर्स में फिर गोल्ड मेडल लिया मैंने। और उसके बाद फिर वहीं पे यूनिवर्सिटी में मैं टीच भी करता रहा अराउंड 7 इयर्स, और वो टीचिंग के जो मेरे सब्जेक्ट्स थे वो भी फिर यही थे, अकाउंटेंसी था, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस, तो इनको मैंने टीच किया। उसके बाद फिर CSS में आ गया और इन्हीं सब्जेक्ट्स को मैंने ऑप्ट किया और उसके साथ CSS क्लियर किया। CSS के पीछे जो इंस्पिरेशन है मेरी वो बेसिकली ये है कि ये आपको एक डे 1 से एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें कि ना सिर्फ आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी बेहतर अंदाज में गुजार सकते हैं, आपको एक सोशल रिस्पेक्ट का एलिमेंट मिल जाता है, आपको आपको ये लगता है कि आपके डिसीजन मेकर्स होते हैं आप, और इसी तरह से पब्लिक के लिए भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको डे 1 से आपके पास वो पावर्स हैं, आपके पास वो चीज़ें हैं, आपको वो अथॉरिटी मिलती है, नो डाउट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, बट वो मिलती है कि जिसमें आप कोई ना कोई कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड पॉजिटिविटी इन द सोसाइटी। अगर आप पहले दिन से इस चीज़ को लेके पैशनेट हैं कि आपने कुछ करना है तो CSS इज़ द राइट फोरम, और ये एक बिल्कुल एक ऐसा आपको एक प्लेटफॉर्म है CSS, और एक ये ऐसी सर्विस है जो कि आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, और आप कुछ ना कुछ ऐसे आइडियाज़ लेके आते हैं जिससे वाकई में जहाँ पे आप पोस्टेड होते हैं या जहाँ पे आप सर्व कर रहे होते हैं वहाँ पे आप लोगों की बेहतरी के लिए बहुत काम कर सकते हैं। यहाँ पे एक असिस्टेंट कमिश्नर के लिए हर दिन ही चैलेंजिंग होता है, स्पेशली बीइंग इन द कैपिटल। कोई ना कोई एक ऐसी सिचुएशन आती है जो आपने कभी ना ट्रेनिंग में सुनी होती है ना आपने पढ़ी होती है, और आपको वहाँ पे अपने माइंड को अप्लाई करना होता है, अपने बॉसेस से गाइडेंस चाहिए होती है, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपको खुद से डिसीजन लेना पड़ता है बीइंग द फील्ड ऑफिसर। तो यहाँ पे चैलेंजिंग रहा है हमारे लिए। जो चैलेंजिंग पीरियड्स थे वो बेसिकली वो टाइम था जब जैसे कि TLP के प्रोटेस्ट थे, वो बहुत चैलेंजिंग टाइम था, क्योंकि दोनों साइड्स जो हैं वो दोनों ही अपने लोग हैं, और दोनों साइड्स जो है वो दोनों ही अपने अपने उसमें एडमेंट हैं, तो उसको फिर कैसे देखना, निगोशिएशंस करनी बिटवीन द पुलिस एंड द प्रोटेस्टर्स, और उसमें आपको अपना आपको ये प्रूव करवाना कि आप इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं कि दोनों साइड्स के लिए आप इनडिफरेंट हैं, तो ये एक बड़ा चैलेंज था। तो वो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़ा ज़बरदस्त सक्सेसफुली कामयाब हुआ, और उसमें भी इस्लामाबाद की हद तक, हमारी सब डिवीज़न की हद तक जो हमें जो टास्क दिए गए थे, जो हमें कहा गया था कि आपने ये करना है, उसको हमने सक्सेसफुली बखूबी सर अंजाम दिया। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आपने CSS इसलिए करना है कि आपको एक लेविश लाइफस्टाइल मिल जाएगा, आपको वो कहते हैं कि गाड़ी मिल जाएगी ब्लू लाइट वाली और इसके बाद आपके गार्ड्स मिल जाएंगे, तो ऐसा तो अब नहीं है। ये तो बड़ा मैं क्लियरली बता दूं कि CSS करंट डेज़ में इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग आप कह सकते हैं टास्क है, बिकॉज़ कि आप बड़ी ही एक अर्ली एज में आ जाते हैं इसमें, और जैसे कि 21 ईयर्स से आप CSS के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, और आप डे 1 से जिस पोस्ट पे बैठते हैं वहाँ पे एक सिग्नेचर मैटर करता है, और अगर अथॉरिटी है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे भी ज़्यादा है। फिर मीडिया का दौर है, पब्लिक को बहुत अवेयरनेस है, तो अगर आप थोड़ा सा भी पावर्स को मिसयूज़ करते हैं तो वो आपके गले पड़ जाती हैं। तो अगर तो सिर्फ यही सोचा है कि जी CSS इसलिए करना है कि हमने याशी करनी है, तो वो तो चीज़ अब नहीं रही।
अगर आप इस तरह के ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ है कि 9 to 5 वाली जॉब है, तो वो बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। बट अगर आपका एक लाइफस्टाइल ऐसा है, आप इस तरह से CSS में आके ये करना चाहते हैं कि आप 24/7 कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहेंगे, साथ साथ अपने काम भी करते रहें, साथ साथ CSS रिलेटेड जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको भी फुलफ़िल करें, फिर ये बहुत अच्छा है। और मेरा ख्याल है कि आपका अपना माइंड सेट है कि आप क्यों CSS करना चाहते हैं। अयाशी और वो वाली चीज़ें बाबू वो कहते थे कि, या फिर अंग्रेज़ों के दौर वाला जो है, वो उस तरह की ब्यूरोक्रेसी अब नहीं रही है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारी चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज अब ख़त्म हो चुकी हैं। तो अभी ये इट्स नॉट लाइक दैट के बस मज़े हैं, इसमें बहुत टफ रूटीन होती है। बट अगर आप मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो फिर ज़रूर आइए, इससे बेहतर और कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई जॉब है। वो मिथ्स हैं, देखिए जब वो जो चीज़ें हम देख रहे होते हैं ना, वो हमारी सिलेक्टिव स्टीरियोटाइपिंग एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप वो उसको कम्युनिकेशन में पढ़ें तो वो बेसिकली हमारी वो सिलेक्टिव परसेप्शन उसको मैं कहूँगा। ऐसा नहीं है, देखें अगर आपको ये नज़र आ रहा है कि एक ऑफिसर एक गाड़ी में बैठा और उसके साथ 2 पुलिस वाले खड़े हैं, लेकिन उसका बैकग्राउंड ये है कि वो उसके साथ 2 पुलिस वाले शायद इसलिए खड़े हैं कि आगे उसने 1000 प्रोटेस्टर्स को डील करना है, और अगर वो थोड़ा सा भी उसमें गलत करेगा डिसीजन, तो वो उसके गले बहुत बुरी तरह पड़ सकता है, इतना बुरी तरह कि आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप उस सिचुएशन में कभी खड़े भी हों। तो ये बहुत एक मैं बता रहा हूँ कि इसमें उतने ही प्रेशर्स भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। तो ये बिल्कुल कहना गलत है कि आप सिर्फ वो एक चीज़ को मत देखिए। ये जो चीज़ें होती हैं ना, जो ये अथॉरिटीज़ होती हैं, ये जो फैसिलिटीज़ होती हैं, ये तो शायद पहले 1-1.5 माह में आपको आप इसको एंजॉय करके फिर भूल जाते हैं। फिर आपके माइंड में हर वक्त काम चल रहा होता है कि यार ये भी पेंडिंग है, ये भी पेंडिंग है, ये भी पेंडिंग है, और हर काम इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आपको समझ नहीं आती क्या करना है। फिर आप इसको प्रायोरिटाइज़ करते हैं। जब आप प्रायोरिटाइज़ करते हैं तो वो आपका फिर अगेन आपकी वो है कि आपका माइंड सेट किस तरह से वर्क कर रहा है कि जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो नंबर 1 पे करें, फिर नंबर 2 पे करें। फिर भी बाय द एंड ऑफ द डे कोई ना कोई काम रह जाता है, फिर सुबह उठते हैं तो कोई नया टास्क भी आ जाता है। तो ये इस तरह की है जॉब। बाकी ये कि अगेन, लेकिन अगर आप इस लाइफस्टाइल को एंजॉय करना शुरू कर दें, आप समझें इस बात को कि आप एक इम्पॉर्टेंट एंटिटी हैं, एक पिलर है इम्पॉर्टेंट स्टेट का, और आपकी एक बहुत वैल्यू है, और आपके हर बात, हर काम, हर सिग्नेचर को देखा जाता है, तो फिर मेरा ख्याल है बहुत अच्छी जॉब। हम लोग जब CSS के एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं ना, तो हम लोग अक्सर ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं, एस्पायरेंट्स एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि यार ये क्या है, ये क्यों इतने सब्जेक्ट्स रख दिए, ये एक दिन में 2 एग्ज़ाम्स क्यों हो रहे हैं, हम 6 घंटे कैसे लिखेंगे, हम 2 घंटे की ब्रेक के बाद दोबारा 3 आवर्स का पेपर कैसे अटैम्प्ट करेंगे, कोई छुट्टी क्यों नहीं इसमें दी जा रही। इसी तरह जब हम ट्रेनिंग में जाते हैं ना, तो लेट मी टेल यू कि अजान से पहले हम लोग उठते हैं, और उस पर फिर नमाज वगैरह, उसके बाद फिर हमारी हॉर्स राइडिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर आपके दिन का आगाज़ होता है, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, आपके टूर स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी वर्कशॉप स्टार्ट हो जाती हैं, उसके बाद फिर शाम को आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं, फिर आपकी स्विमिंग है, फिर इसके अलावा कुछ आपके कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। फिर इवन जब आप लेट नाइट भी अपने रूम में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपके असाइनमेंट्स आपका वेट कर रही होती हैं। तो उस वक्त हमें ये समझ नहीं आ रही होती कि ये हमें हमसे क्यों करवाया जा रहा है। हमने CSS तो पास कर लिया, हम एकेडमी में तो आ गए, हमारा ग्रुप तो एलोकेट हो गया। तो बेसिकली जो मुझे समझ आता है वो सारा का सारा जो होता है वो एक स्टूडेंट को, एक इंडिपेंडेंट यंग पर्सन को इस चीज़ की तरफ टेंड किया जा रहा होता है, इस चीज़ की तरफ मोल्ड किया जा रहा होता है कि यार वो किस तरह से प्रेशर को बियर करेगा। तो वो जो उसमें नहीं बियर कर पाते वो उधर ही छोड़ देते हैं, उधर ही वापस चले जाते हैं, नहीं पास कर पाते, या वो फिर उस अगेन बात है कि वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन जो बंदा उस चीज़ को अगेन टैकल करे, मैनेज करे, स्मार्टली चीज़ों को लेके चले, वो फिर वैसे ही अपनी सर्विस में भी परफॉर्म करता है। तो ये बात, प्रेशर को इसी तरह से हैंडल किया जाता है। बाकी तो आपको बहुत बेहतर पता है तमाम एस्पायरेंट्स को कि जब आप CSS की तैयारी शुरू करते हैं, कई दफ़ा ऐसा लगता है कि हमारी तैयारी बिल्कुल ज़ीरो है। इसी तरह एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी ये लग रहा होता है कि अब ना ही दूँ, अगले साल एग्ज़ाम दे दूँ। तो ये वो चीज़ें हैं जो प्रेशर आपको, वो हैंडलिंग टेक्निक्स हैं बेसिकली, जो मुझे समझ आई है। आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे अपनी 3 दफ़ा CSS की अटैम्प्ट देने के बाद ये बात समझ आती है कि शायद डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि इसको वही बंदा पास करेगा और वही इसको आगे ट्रेनिंग को पास करेगा जो कि प्रेशर को बेयर करता है। अगर नहीं आप कर सकते तो आप एग्ज़ाम्स में ही उठ जाएंगे। आप एक मतलब जब आप 12 दिन में या 6 दिन में आप 12 पेपर्स देते हैं और तो आपको बस पता लग जाता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वो 12 के 12 पेपर्स दे भी नहीं पाते, बीच में ही छोड़ देते हैं। CSS क्या है? CSS इज़ नॉट अ डिग्री, तो इसको डिग्री की तरह स्टडी नहीं करना। CSS एक एग्ज़ाम है जिसको आपने पास करके सुपीरियर सर्विस में आना है।
सुपीरियर सर्विस में आने के कुछ उन्होंने प्री सेट किए हुए हैं। नंबर 1 जिसमें कि इंग्लिश है, तो वही अगर आप देखें तो 99 कह लें 98 कह लें % स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश में फ़ेल हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले जहाँ पे 99% उठ जाएंगे और 2 या 1% बच जाएंगे जो लोग, उनमें आना है तो आपको अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है। इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी लैंग्वेज जिस तरह से स्ट्रॉन्ग आप करते हैं, जैसे आपकी मदर लैंग्वेज है, उसी तरह से उसको आप लेके चलिए। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 पे बाकी एग्ज़ाम्स, CSS के 2 हिस्से होते हैं, एक कंपल्सरी होता है और एक आपके ऑप्शनल्स होते हैं। ऑप्शनल्स को आपको हमेशा माइंड में रखना चाहिए, स्पेशली अगर आप उस प्रोविंस से हैं जहाँ पे के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल पंजाब की अगर हम बात करें तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो मार्क्स ही आपको ग्रुप एलोकेट करवाएंगे। तो उस सूरत में आपको वो मार्क्स, वो सब्जेक्ट चूज़ करने हैं जहाँ पे मार्क्स अच्छे आते हों। ये भी नहीं होना चाहिए कि आपका बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो और आप अरेबिक रख लें और अरेबिक आपने कभी पढ़ी ना हो, तो फिर भी मसला हो जाएगा। तो ये आपको अगेन दोनों को एक बैलेंस करना होगा कि अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट रखें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। दूसरी बात आपने साइकोलॉजिकल की। साइकोलॉजिकल में देयर आर टेंस ऑफ टेस्ट्स जो आप दे रहे होते हैं। आप कभी भी साइकोलॉजिकल का जो पैनल होता है आप उसकी नज़रों से नहीं बच सकते। अगर आप ये सोचें कि आप उनको चीट कर सकते हैं तो बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो आपसे 5 मिनट में 100 क्वेश्चंस MCQs टिक करवाएंगे, येस नो वाले क्वेश्चंस टिक करवाएंगे, आपसे स्टोरी राइटिंग करवाएंगे, आपके एक्सप्रेशंस लेंगे, आपका इंटरव्यू करेंगे, आपकी एक एक एक्टिविटी को वो ऑब्जर्व करते हैं 2 दिन, और वो उस 2 दिन में आपका एक प्रोफाइल बनाते हैं पर्सनालिटी का। उस प्रोफाइल के बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि इस बंदे को किस सर्विस में भेजना चाहिए, इस पर्सन को, इस स्टूडेंट को, इस एस्पायरेंट को किस सर्विस में नहीं भेजना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत हाइपर हो जाते हैं तो आपको पुलिस सर्विस में कैसे दे दें वो, कि आपके हाथ में गन होगी और आप हाइपर होकर किसी को शूट कर दें, खुदा न खास्ता। तो ये वो चीज़ें हैं। तो साइकोलॉजिस्ट को कभी भी डॉज करने की कोशिश मत करें। जो आप हैं वही आप हैं, वही आपने बताना है। लेकिन आप ये तो कर सकते हैं कि आप जेन्युइनली ख़ुद को चेंज करें। तो मैं ये चीज़, मेरी तरफ तो यही टिप है तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि आप ख़ुद को जेन्युइनली, आपको ये पता होना चाहिए कि ज़िंदगी गुजारने की पॉजिटिव अप्रोच क्या होती है, नेगेटिव अप्रोच क्या होती है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर आप किसी चीज़ की टेंशन लेते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि वो आपको देते हैं कि लाइक वो कहते हैं टाइम कम है, अभी एग्ज़ाम दे दो, अभी आपका ये पेपर है, ये क्या किया आपने, इस तरह की बातें वो करते हैं आपसे जानबूझ के, ये चेक करने के लिए कि आप किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, आप किस तरह से इस सीट पर जब बैठेंगे तो बिहेव करेंगे। उस सूरत में अगर आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, आप टेंशन में आ जाते हैं, तो टेंशन में आके आप अपना काम मज़ीद ख़राब करते हैं, आप अपना मज़ीद उसको नुकसान करेंगे, परफॉर्मेंस तो कभी बेहतर नहीं होगी। ऑन द अदर साइड अगर आप उसी में से हाफ ग्लास फुल और वो एम्प्टी अप्रोच जिसकी हम बात करते हैं, तो अगर पॉजिटिविटी को लेके चलेंगे, आप एक पॉजिटिव इमेज के साथ चलेंगे, आप उसी सिचुएशन में से कुछ बेहतर निकाल लेंगे, तो वो आपको उसमें लाइक करेंगे। तो यही मेरा ख्याल है, ये साइकोलॉजिकल डेज़ के लिए होगी। इंटरव्यू, अब देखिए उन्होंने आपका इन 2 जो आपके पहले फेजेस थे, अब तो स्क्रीनिंग भी हो गया, उन्होंने आपका नॉलेज चेक कर लिया है। आपके पास इतना नॉलेज था तो आप रिटर्न पास कर गए ना। उन्होंने आपकी पर्सनैलिटी चेक कर ली है, अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आपको किस सर्विस में नहीं भेजना है, इसको कहते हैं सूटेबिलिटी। तो वो उन्होंने सूटेबिलिटी लगाने का बता दिया है कि जी वी डोंट थिंक सो कि आप इसमें जाएं। सेम गोज़ फॉर ISS भी, कि सूटेबिलिटी एक दफ़ा लग जाए तो आप उस सर्विस में नहीं जा सकते। अच्छा, लास्ट अब है इंटरव्यू में वो आपको कुछ चीज़ों पे जो उनके इन 2 के बाद भी वो समझते हैं कि अभी ये चीज़ें इसकी देखनी है, वहाँ पे वो आपको टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कम्युनिकेशन स्किल वो चेक करते हैं कि एक पर्सन एक सीट पे बैठा है तो क्या वो इस काबिल है कि कल को जब फॉर एग्जांपल आप फॉरेन सर्विस में चले जाते हैं और फॉरेन सर्विस में आपने जो अपने काउंटर पार्ट से जब बात करनी है, तो क्या आपके पास इतना कॉन्फिडेंस है कि आप उससे बात कर सकें, क्या आप सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। तो वो फिर इंटरव्यू में चेक करते हैं। कुछ वो आपका नॉलेज चेक करते हैं, वो बहुत मतलब एक आप कह लें कि इनिशियल लेवल का होता है। वो ये देखते हैं कि जो इसके एक सब्जेक्ट्स थे वो क्यों इसने रखे और इसके पास कोई नॉलेज है भी कि नहीं है। बेसिकली वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है उसको वो फाइनलाइज कर रहे होते हैं इंटरव्यू में, और इंटरव्यू में वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। लोग जो है फील्ड विज़िट के लिए निकले, और विज़िट पे निकलते हुए हमने ये देखा कि कुछ बाराकू बाईपास, ये जो एक प्रोजेक्ट है हमारा रिसेंटली अभी कंप्लीट हुआ है, तो इसके स्टार्ट की और एंड पे कुछ तजावज़ात हमें नज़र आती हैं जो कि रेडी माफिया की सूरत में है। इसमें अब बेसिकली बाराकू बाईपास बनाने का मकसद ही ये था कि
ट्रैफिक कंजेशन को जो है अवॉइड किया जा सके और जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ से इजीली जो है वो आगे मूव कर सकें। तो इसमें जो ये रेडी माफिया वगैरह है, ये फिर जब आप देखिएगा कि जब अगर ये बाईपास से भी पहले आ जाती हैं तो फिर लोग यहाँ पे रुकेंगे, फिर वहाँ पे रुकेंगे तो फिर कंजेशन आएगी, तो वो जो एक पर्पज़ था बाराको बाईपास का वो फिर ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए अभी हम इसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बेसिकली जो इदारे हैं मुख्तलिफ लाइक DMA है, उनका ये काम है कि वो इस तरह के इंक्रोचमेंट जो कि ये फ़िश वाले हो गए या साइड पे रेडियो वाले हो गए, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना ही होता है। बीइंग एरिया मैजिस्ट्रेट हम ये करते हैं कि हम पुलिस की मदद से गाहे बगाहे इनको चेक करते हैं और जो रिपीटेड ऑफेंसेस वाले होते हैं, जो वायलेटर्स होते हैं, उनको हम लोग जो है फिर उनको बिहाइंड द बार वी सेंड देम अंडर जो है वो एक कलंदरा होता है उसको कि इंक्रोचमेंट ऑन पब्लिक प्रॉपर्टी या इंक्रोचमेंट ऑन पब्लिक रोड्स, उनके तहत हम इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बाराको बाईपास पे और ये बाराको बाईपास जो है एक रिसेंटली कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली जो हमारे इंटर प्रोविंशियल हाईवेज़ हैं उनको कनेक्ट करता है, यानी कि हमारा ना सिर्फ कि ये पंजाब को कनेक्ट कर रहा है KP के साथ, बल्कि इसके अलावा ये आज़ाद कश्मीर और दूसरे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं ये उनको कनेक्ट करता है। बेसिकली इस प्रोजेक्ट की जो ज़रूरत थी वो ये थी कि आगे एक बाराको के नाम से एक छोटा सा शहर कह लें या टाउन है जिसकी आबादी जो है वो डेफिनेटली के मिलियंस में है, और उस आबादी की वजह से वहाँ पे एक सीवियर कंजेशन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी वजह से टूरिस्ट होते हैं उनको घंटों के हिसाब से वेट करना पड़ता था। ये जो बाराको बाईपास प्रोजेक्ट है ये 2 एरियाज़ पे मुश्तमिल है। एक इसका जो है वो बाईपास का प्रोजेक्ट है और दूसरा इसका एलिवेटेड पोर्शन है, जो कि कुल मिला के 5 किलोमीटर से प्लस इसका वो टोटल जो है इसका एरिया बनता है, इसका जो डिस्टेंस बनता है, जिसमें 1.7 जो है वो एलिवेटेड पोर्शन है जी, यानी कि पुल की सूरत में है, जबकि जो दूसरा है वो इसका बाईपास या डाइवर्जन की सूरत में है। अगर आप इसको देखें तो ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो हमारा प्रोजेक्ट है, और इसकी वजह से अगर आप फीडबैक लें पब्लिक को तो वो वक्त जो कि यहाँ से घंटों में बाईपास का बाराको का जो एरिया उसको क्रॉस करने में सर्फ होता था, वो अभी महज 3 से 5 मिनट में आप ये पूरा एरिया जो बाईपास करके डायरेक्टली 17 मील एक इलाका है वहाँ पे आप उतरते हैं और उसके बाद आगे गलियात की तरफ आपका सफ़र स्टार्ट हो जाता है। तो जैसा कि अभी हमने इससे पहले हमने भी देखा कि हम बाराको बाईपास वाली साइड पे थे और वहाँ पे जब हम फील्ड विज़िट में निकले तो हमने ऑब्ज़र्व किया कि कुछ जो हमें इंक्रोचर्स नज़र आए उनको हमने हटा दिया। इसी तरह से हमें डेली बेसिस पे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के थ्रू पब्लिक कंप्लेंट्स रिसीव होती हैं, तो उन कंप्लेंट्स पे फिर हम लोग वो ओवर प्राइसिंग की हो सकती हैं, वो इसके अलावा जैसे आजकल डेंगू का एक है कि उसका जो डेंजर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो उस पर भी हमें डायरेक्शंस हैं कि आप उस पर भी वॉचफुल रहें। तो अभी हमें कुछ एक कंप्लेंट्स रिसीव हुई हैं एक कैफ़े की, तो इस कैफ़े के बारे में ये कहा गया है कि इसके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे मैं आपके चैनल के तवज्जो से बताना चाहूँगा कि बेसिकली जो असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं वो जब प्राइस के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं ओवर प्राइसिंग के ख़िलाफ़, तो वो बेसिकली प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत करते हैं। प्राइस कंट्रोल एक्ट में कुछ एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, उन कमोडिटीज़ जो उसको आपने देखना होता है और उनकी प्राइसेस को इन्फोर्स करवाना होता है एज़ पर डिप्टी कमिश्नर रेट लिस्ट, उसको DC रेट लिस्ट भी बोलते हैं, उसको गवर्नमेंट रेट लिस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जो हमें अक्सर फेस करना पड़ता है वो ये कि जो असेंशियल कमोडिटीज़ है ना उसकी एक लिस्ट दी गई है, अगर वो उस लिस्ट के मुताबिक आप चल रहे हैं फिर तो भी वेल एंड गुड, लेकिन अगर उस लिस्ट से हट के आप लग्जूरियस कमोडिटीज़ पे बात करें और कहें कि ये महंगी है तो वो उस तरह से असिस्टेंट कमिश्नर उसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते। इसकी एग्जांपल इस तरह से दी जा सकती है कि अगर आप फ्रूट, वेजिटेबल, आटा, दालें, चीनी, ये सारी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, इनकी प्राइसेस को इन्फोर्स किया जाता है थ्रू दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेट लिस्ट दैट इज़ इशूड बाय द डिप्टी कमिश्नर बीइंग द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो वो उसको तो हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं। लेकिन अगर आप किसी एक 5 स्टार होटल में जाएँ और आप उनसे कहें कि आप ये चीज़ें हमें इतनी महंगी क्यों दे रहे हैं, तो दैट इज़ योर चॉइस, यू हैव टेकन लग्जूरियस ऑप्शन, और आप वहाँ पे गए हैं तो वो आपको उनको रेट लिखे होते हैं, आपको पहले पता होता है, आपको उन रेट्स के हवाले से ही वहाँ पे पेमेंट्स करनी होती हैं। तो यहाँ पे अब 2 बातें हो गई, एसेंशियल कमोडिटीज़ को इन्फोर्स करवाना असिस्टेंट कमिश्नर्स की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एक और चीज़ जो हम इन्फोर्स करवा सकते हैं या जो हमें करवानी चाहिए वो ये है कि जहाँ पे एसेंशियल कमोडिटी ना भी हो लेकिन अगर वहाँ पे प्राइसेस मेंशन की गई हैं, प्राइसेस लिखी गई हैं किसी आइटम पे, तो आप उससे उस लिखी गई उस प्रिंटेड प्राइस से ऊपर प्राइस मत पे करें, या उससे ऊपर आपको प्राइस जो अगर आपका जो शॉपकीपर है वो चार्ज कर रहा है तो वो फिर गलत कर रहा है। तो ये चीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो अभी हम इस कंप्लेन को देखते हैं आगे जाके कि इसका क्या रीज़न थी, उसके मुताबिक फिर इसका फीडबैक भी देते हैं। इसी की थी वो।
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? क्या रेट है भाई इसका? क्या रेट लगाया है इन्होंने इसका? ये लिम्का है? अभी तो पैसे नहीं दिए, पूछा भी नहीं। लिम्का इनको दे रहे हैं आप? सर कोई रेट कहीं लिख के लगाया हुआ है आपने इस चीज़ का? नहीं लिख के लगाया सर। दिखाएं किधर है? इसको डिस्प्ले सामने कराइए। 80 रुपए का है लेमन सोडा। लेमन थोड़ा सा महंगा। तो यार इस पे भी लिख के लगाइए ना, आप अपनी मर्जी से महंगा बेचना शुरू कर देंगे। बना रहे सकते हैं। नहीं, इस तरह कोई तरीका नहीं है। तो अभी मुझे 250 रुपए की हाँ, क्या जी? तो चना 150 बताया, आपसे मैंने पैसे लिए 150 के। आप इसमें यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली इनकी रेट लिस्ट देखा करें और इसको सामने लगाओ। तुमने इसको चेंज करना है तो भी इसको सामने लगाओ। इसका शनाख्ती कर लीजिए। आईडी कार्ड दो बच्चे। ये इसी जगह की कंप्लेंट थी जी सर, इसी डिप्लोमेटिक जो है ना इनकलेव का ये एरिया है और ये रेड जोन का ही एरिया कहलाता है। और यहाँ से एक शटल सर्विस चलती है जो कि अंदर एम्बेसीज के अंदर लेके जाती है ज़ायरीन को, या जिनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं तो उनको लेके जाती है। तो उसके हवाले से अभी हमें एक यहाँ से कंप्लेन रिसीव हुई थी कि यहाँ पे ओवर प्राइसिंग है। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फिर बताना, जो कि मैं पहले भी हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, वो ये है कि असेंशियल कमोडिटी में जूसेस वगैरह नहीं हो सकते, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं हो सकती। तो असेंशियल कमोडिटी तो होती है जैसे आटा, दालें, चीनी, फ्रूट, वेजिटेबल, ये वाली चीज़ें। बट जिन चीज़ों के ऊपर प्राइसेस लिखी हो आप उसको भी ओवर प्राइस नहीं कर सकते, उसको भी आप ओवर चार्ज नहीं कर सकते। ये भी कानून कहता है, क्योंकि जो प्रिंटेड प्राइस होती है उसको रिटेल प्राइस बोलते हैं। उसमें होलसेल प्लस उसमें जो भी टैक्सेस होते हैं प्लस उसमें एक रीज़नेबल प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उसको प्रिंट किया जाता है। तो जब आप वो प्रिंटेड प्राइस के ऊपर फर्दर चार्ज करते हैं तो वो फिर ओवर प्राइसिंग कहलाएगी। तो हमें ये जो इनसे हमने बात की है वो इसीलिए की है कि ये ऑल्दो दीज आर नॉट द एसेंशियल कमोडिटीज़, लेकिन इनकी प्राइसेस एटलीस्ट डिस्प्ले करना कानूनन इनका फ़र्ज़ बनता है कि पहले लोगों को बताएं कि अगर हमने लिम्का है तो वो इतने का होगा, अगर फ्रूट चाट है तो वो इतने की होगी, चाहे वो एसेंशियल कमोडिटी नहीं भी है, लेकिन उसकी प्राइसेस को डिस्प्ले करना ज़रूरी है ताकि जब कोई कस्टमर आए तो उसको पता हो कि उसने कितना पे करना है। यही मैं एग्जांपल दे रहा था कि अगर आप 5 स्टार होटल्स में जाते हैं तो वो बहुत महंगे हैं, वही चीज़ बाहर बहुत सस्ती है वहाँ पे, लेकिन उन्होंने उसको डिस्प्ले किया होता है। आपको पहले पता होता है कि आप इतना पे करेंगे तो ये चीज़ मिलेगी। थैंक यू सर। काइंडली ये भी इसमें मेंशन कर दें कि कंप्लेंट कर कहाँ पे सकते हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का कोई अपना एप्लीकेशन है या जहाँ पे जाकर? जो कंप्लेंट्स है ना हमारी, वो हमारे तमाम जितने भी सोशल मीडिया फोरम्स हैं उस पर वो बताया गया है। और वो कंप्लेंट्स के लिए ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर का पेज अवेलेबल है, ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का पेज अवेलेबल है, हमारे अपने पेजेस अवेलेबल हैं, हमारे ऑफिस अवेलेबल हैं, टोल फ्री नंबर्स अवेलेबल हैं। जब आप ऑफिस का विजिट फर्दर हम इसको अगर दोबारा करते हैं, आज जाते हैं वहाँ पे, तो आपको मैं वो क्लियर भी कर दूंगा। डायरेक्ट आप ऑफिस में आके भी कंप्लेन कर सकते हैं। अब तो इतने सारे मल्टीपल फोरम्स हैं कि आपकी कोई भी कंप्लेन जो हम तक पहुँच ही जाती है। जो अभी आपको कंप्लेन यहाँ पे रिसीव हुई है ये कब हुई है? ये अब से तकरीबन मुझे आधा घंटा पहले ये कंप्लेंट रिसीव हुई है। आपको ट्विटर पे आई है? हाँ, ये आई है उस पर सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया के एक फोरम पे आई है और इसी जगह की कंप्लेन थी। मैं भी आपको दिखा देता हूँ, ये वेटिंग और लिखा हुआ था। तो क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फील्ड में थे तो हमने कहा कि इसी को हम करते हुए इस कंप्लेन को फिर आगे मूव करते हैं। एक चीज़ जो इस पर मुझे मतलब मैं कहना भी चाहता हूँ पब्लिक को टाइम एंड अगेन, कि जब भी आप किसी जगह पे जाएं, कोई चीज़ परचेज़ करें तो उनके रेट्स को पहले इंक्वायर किया जाए, क्योंकि जो रेट्स हैं जब तक आप उसको पहले से उनसे नहीं पूछेंगे तो फिर वो उसमें देयर आर सर्टेन चांसेस कि वो ओवर प्राइसिंग करें। तो मैं फिर दोबारा से तीसरी दफ़ा फिर ये बात रिपीट करूँगा कि एसेंशियल कमोडिटीज़ तो उनके रेट्स तो लगाने ही होते हैं, उस पर तो कानून पूरा प्राइस कंट्रोल एक्ट मौजूद है। लेकिन जहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज़ नहीं भी होती लेकिन आर्टिकल की प्राइस लिखी हो तो आपने उस आर्टिकल की प्राइस के मुताबिक पेमेंट करनी होती है, उससे ऊपर नहीं पे करना होता। अभी इस तरह प्राइस चेकिंग हमने देखा, हमने इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ देखा कि हम किस तरह से कार्रवाई से मेशर्स कर रहे होते हैं। इसी तरह से जैसे कि मुख्तलिफ हेल्थ का अगर हम शोबा देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये डेंगू का एक सीज़न है तो हम साथ साथ डेली बेसिस पे हमारी टीम्स हैं जो कि पूरी सब डिवीज़न में फैली होती हैं और वो अपनी काम मॉनिटरिंग कर रही होती हैं। उसमें वो हॉट स्पॉट को आइडेंटिफाई करती हैं, फिर उसको रिमूव करती हैं। अगर खुदा न खास्ता कहीं पे केस आ जाता है, रिपोर्ट हो जाता है डेंगू का, तो उसको फिर केस रिस्पॉन्स करती हैं वो। तो ये तमाम काम जो है ये हमारी टीम्स कर रही होती हैं। बीइंग असिस्टेंट कमिश्नर्स हम लोग इन टीम्स को लीड कर रहे होते हैं। तो हम साथ साथ ख़ुद भी मुख्तलिफ़ किस्म के पेट्रोल पम्प्स हो गई, टायर शॉप्स हो गई, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे
पे स्टेगनेंट क्लीन वाटर हो सकता है जहाँ पे कि डेंगू लार्वा पाया जा सकता है, तो हम उसको खुद भी वॉचफुल रहते हैं और उसको देखते हैं। तो अभी हम जाते हुए किसी भी पेट्रोल पंप पे रुकते हैं और उसको भी देखते हैं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है डेंगू के हवाले से। खोलो इसको, साइड पे हटो, इसको खोलो, साइड पे करो इसको। ये इसके अंदर क्या है? शैम्पू है। शैम्पू है? पानी तो नहीं है सादा? ये टैंक खोलिए, जी, टैंक खोलो, इसको खोलो पीछे करो। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खोलिए ज़रा टैंक, ज़रा डेंगू के हवाले से देखिए। आपके फ्यूल की भी कंप्लेन आई है मुझे अभी। कुछ दिन पहले एक मैडम है, वो बता रही हैं कि बहुत बुरा हाल है। उसके बाद तो वो भी ना देखें। तो इधर डेंगू की टीम्स वगैरह आ रही हैं चेकिंग के लिए? चलें भिजवा देते हैं। और इसके अंदर क्या है? बस ठीक है, बंद कर दें। ये तो मूविंग वाटर है ना, इसका तो नहीं है इशू, तो चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली देखना ये होता है कि कहीं पे स्टैग्नेंट वाटर ना हो, पानी कहीं रुका ना हो। तो अगर पानी कहीं रुका होगा तो वहाँ पे लार्वा उसकी अफजाइश हो सकती है। लेकिन अगर आप देखें तो ये पानी साथ साथ मूव कर रहा है, तो ये उस हिसाब से हमारे लिए ठीक है। ये इसकी सफाई को बेहतर करें जा रहा है। लेकिन इसकी सफाई को बेहतर करें। ये देखें यहाँ पे भी रुक रहे हैं ना, इसकी सफाई को बेहतर करें। बाकी मैं टीम्स को भी भिजवाता हूँ। पैमाना लाइए, इसका पैमाना आगे फर्स्ट क्लास है। दिखाएं ज़रा इनकी एक्सपायरी। तारीख है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना, चेक तो करना चाहिए ना कि कोई ऐसा ना हो कि कहीं एक्सपायरी जो है 26/2024 Feb 2024। बेस्ट बिफोर 12/2/2024। तो ये भी हमारे ही एक उसमें डोमेन में है, अथॉरिटी में है कि हम ये इंश्योर करें कि जो फूड आइटम्स हैं, फूड आइटम्स में अंडर प्योर फूड ऑर्डिनेंस ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको ये पता हो, कोई जो भी आपका फूड आइटम है उस पर एक्सपायरी आइटम, उस पर डेट ऑफ जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग या बेस्ट बिफोर डेट या एक्सपायरी डेट, ये तमाम चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। तो अभी हमने रैंडमली कुछ चेक किया है, तो इसमें जितने भी आइटम्स इस शॉप में मौजूद हैं वो एज़ पर लॉ उसकी एक्सपायरी डेट अभी पड़ी है। और अगर इस तरह नहीं होता तो फिर हम उस कानून के मुताबिक, हमारे पास प्रोविजंस हैं प्योर फूड ऑर्डिनेंस के तहत, उसके मुताबिक हम फिर कार्रवाई करते हैं, इनिशिएट करते हैं। इलीगल कस्टम, नॉन कस्टम पेड सिगरेट्स तो नहीं पड़े आपके पास? हमारे पास भी पाकिस्तानी होते हैं, लेकिन जैसे ये इसकी जगह पे दूसरे जो इसके अल्टरनेट्स हैं वो यूज़ करें, ये मना है। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की तरफ से मना है। यही पावर है, हाई ऑक्टेन मतलब। कितने डाले? तो पिछले वाला लीटर था या प्राइस डाली थी? लीटर डाला। ठीक है, अब एक काम करो, इसको वापस डालो, 292 लिख के करो इसका दोबारा। 292 देख लें इस पे फायर फाइटिंग पे डेट ऑफ एक्सपायरी है। ये देखो, ये देखो।
शाबाश, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना हेलमेट वाला भी लिख के लगाएं, मैं अभी आपको वार्न कर रहा हूँ, दोनों साइड पे जिधर से भी एंट्री है वहाँ पे लिख के लगाएं कि हेलमेट के बगैर जो है पेट्रोल खुला, वैसे भी खुला पेट्रोल ही आप दे सकते हैं एनओसी के बगैर, और हेलमेट के बगैर नहीं देना, और ये लिख के बाहुकम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो ये लगा दें बोर्ड। तो कब लगेगा, कब चेक करूँ मैं इसको? जी अभी 1 घंटे में लगा दूँ। मैं वापसी पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है, थैंक यू। टायर शॉप किधर है इसकी? टायर शॉप किधर है? वो है। हाँ जी, कैसे चेक करते हैं पंचर? अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ टायर पंचर चेक नहीं, वो बंद हो गई है, अभी रेनोवेट हो रही है। अच्छा, अगर वैसे भी करना है तो जब तक डेंगू का वो है तो आपको पता है ना कि बॉटल्स में, और बॉटल्स के अंदर भी थोड़ा सा केमिकल डालना है या सर्फ डालना है ताकि डेंगू लार्वा ना हो। और पंचर बंद है, बस बंद है, वो कह रहे रेनोवेट हो रही है, तो कल को जब चले भी तो इस चीज़ को आपने इंश्योर कर लें, बाकी पानी कहीं पे खड़ा ना रहेगा, ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैम, अनिल सईद मेरा नाम है, असिस्टेंट कमिश्नर हूँ मैं इस एरिया का। मुझे कह वो इनका जो पैमाना होता है ना, जैसा कि अगर हम अटक पे देखें, PSO पे देखें, तो इसी तरह मैं चाहता हूँ शेल वाले वो उनको वो उस पर स्टैम्प कर देते हैं कि 1 साल के लिए है, वो इनके पैमाने पे नहीं है स्टैम्प। टू टेक दी अपॉर्चुनिटी मैं यही कहूँगा, वो मैडम से बता दें इनको, वो उस पर स्टैम्प कर देंगी, उस पर लिखा होता है कि ये आज हमने इसको चेक किया और ये पैमाना बिल्कुल एज पर स्टैंडर्ड्स है। वैसे कंपनी तो आपकी ठीक है, तो ये रूटीन में चेक करते हैं, वीकली पैमाना इनका चेक होता है, और ये नोट करते हैं, और बाकायदा मैं बैक भी देखती हूँ, ये बैकग्राउंड देखने इनका जो बैकअप देखने के लिए बैठी हूँ, ये भी चेक दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। पूरी सेफ्टी हुई है या नहीं, चीजें ये कंप्लीट हमने देखी। हाँ, लेकिन ना वहाँ पे जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, जो वो पैमाना स्टैम्प नहीं है, उस पर डेट ऑफ एक्सपायरी नहीं है, नहीं वो एक कानूनी रिक्वायरमेंट है, वो लगा लें, ठीक है। उसका तरीकाकार ये है कि वो इनका सर्टिफाइड बाई शेल हो जाएगा, ठीक है, वो बेहतर है। अच्छा सर, आपका दिन शुरू कब होता है, ठीक है, और दिन का अख्ताम क्या होता है, या हर वक्त काम में ही मसरूफ रहते हैं आप? हमारे दिन का आगाज़ या अख्ताम जो है ना, वो उस दिन की सिचुएशन पर डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर लॉ एंड ऑर्डर है खुदा न खास्ता सिटी के अंदर, तो फिर तो कोई दिन और रात नहीं होता, आपकी ड्यूटी 24/7 चल रही होती है, उसमें थोड़ा सा टाइम रेस्ट के लिए मिल जाता है, खाने के लिए मिल जाता है, बट वो भी आपने अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी होती, उसी विसिनिटी में रहते हुए आप लोग जो है वो इस तरह से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर कोई टाइमिंग्स तो वैसे भी नहीं होती। अदरवाइज़ हमारा ये होता है कि जब हमारे कोर्ट डेज़ होते हैं तो कोर्ट डेज़ को हम यूजली स्टार्ट बाय 9:30, तो उसमें कोर्ट की हियरिंग्स होती हैं, फिर वो उस दिन कोई 3:30-4 बजे तक वो चलता है। उसके बाद फिर हम फील्ड में निकल जाते हैं। फील्ड में मुख्तलिफ़ किस्म की डोमेन्स हैं हमारी, जैसे कि अभी हम फील्ड में निकल हैं तो मैं आपको बताऊँगा, हम इंक्रोचमेंट्स को भी देख रहे होते हैं जो मुतल्लिका इदारे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर CDA की लैंड है, NHA की लैंड है, या फिर कोई भी और इदारा है जिसकी लैंड है, उस पर इंक्रोचमेंट हो रही है और वो हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम उसको उससे वागुज़ार करवाएंगे। इसी तरह से प्राइस कंट्रोल एक असिस्टेंट कमिश्नर का एक मेन काम होता है। उसमें हम ये देखते हैं कि जो प्राइसेस हैं उस पर डिप्टी कमिश्नर एक DC रेट उसको बोलते हैं, तो DC रेट लिस्ट इशू होती है। अगर कस्टमर अगर आपका जो सेलर्स हैं या जो आपके शॉपकीपर्स हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे तो हम उसको भी चेक करते हैं, उस पर भी हम लोग कॉग्निजेंस लेते हैं। वो कानून के मुताबिक इट स्टार्ट्स विद वार्निंग, उसके बाद फिर फ़ाइन होता है, फिर उसके बाद शॉप सील की तरफ आ जाते हैं, फिर उसके बाद आप कितना फाइन करते हैं उनको? जैसे अभी हम देख रहे थे कि आपने 5000 फाइन किया, क्योंकि इट वाज फर्स्ट टाइम वो, और एक थी भी एक, आप देखिए कि वो एक छोटा सा एक खोखा टाइप था, आउटसाइड था, लेकिन उसने वो रेट लिस्ट को फॉलो नहीं कर रहा था, ना ही डिस्प्ले किया हुआ था। तो इट बिगिंस विद वार्निंग या फिर एक मिनिमम फाइन लाइक 5000। बट जो अगर ये फिर रिपीटेड ऑफेंस आएगा तो ये फ़ाइन प्राइस कंट्रोल एक्ट में हमारे पास 100,000 तक जाता है। इसके अलावा इस पर इम्प्रिजनमेंट भी है, यानी कि हम उसको सील करेंगे शॉप को और बंदे को अरेस्ट करेंगे, ठीक है, और उसका एक समरी ट्रायल होता है। समरी ट्रायल के बाद फिर उसको सज़ा सुनाई जाती है, ठीक है। ये भी हमारा एक काम है। इसके अलावा जैसे हेल्थ रिलेटेड है, पहले कोविड था, अभी डेंगू है, तो फिर हम ये करते हैं कि मुख्तलिफ पेट्रोल पम्प्स, टायर शॉप्स, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स या कोई और इस तरह की जहाँ पे कि स्टैगनेंट वाटर हो, फ्रेश वाटर जहाँ पे यानी कि एक ताज़ा पानी खड़ा हो सकता है, तो वहाँ पे उसका डेंगू का लार्वा जो है उसके चांसेस है। तो वो उस पर हमारी 144 इस्लामाबाद में लगी हुई है, जो कि एक दफ़ा 144 इसको कहते हैं। तो उस पर अगर कोई उसकी खिलाफ वर्जी करता है तो 188 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो वो भी हम उसको साथ साथ चेक कर रहे होते हैं। पेट्रोल पंप्स को चेक करें, अभी आप देखेंगे, हम जाएंगे तो उसको भी देख लेंगे। इसी तरह से 12 को बाईपास एक नया प्रोजेक्ट है, तो उसके साथ साथ अभी हमें कंप्लेंट्स मिली हैं कि कुछ इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं। ये इंक्रोचमेंट्स हैं टेम्परेरी इंक्रोचमेंट्स,
व्हीकल्स पे लोग आते हैं, 12 को बाईपास जहाँ पे स्टार्ट या एंड होता है वहाँ पे उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की हुई है और वो मुँह मांगे रेट्स पे वो लोगों को चीज़ें दे रहे होते हैं। तो ये चीज़ भी जी, तो क्योंकि जो सयाह होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, वो बहुत जल्दी में है, वो जा रहे हैं, नाद रहे हैं, वो रुकते हैं, अपनी मर्ज़ी के उनके पैसे मुँह मांगे दाम दे के चीज़ें खरीद के चले जाते हैं। बट द इम्पैक्ट इज़ दैट जब वहाँ पे वो लोग रुकेंगे तो पीछे ट्रैफिक कंजेशन होगी। इसी ट्रैफिक कंजेशन को ही तो ख़त्म करने के लिए बाईपास बना था। बिल्कुल। तो अगर यही दोबारा शुरू होगी तो फिर इसको ख़त्म करने के लिए क्या एक और बाईपास बनेगा? दैट शुडंट बी द केस। तो ये हमें भी बीइंग सिटीजन्स हमें पता होना चाहिए कि हमने कहाँ से परचेजिंग करनी है, कहाँ से नहीं करनी है। और बीइंग अथॉरिटीज़ हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग जो है उसके ख़िलाफ़ एक्शन लें। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट की एक डेडिकेटेड जॉब डिस्क्रिप्शन होती है। ठीक है। और वो जॉब डिस्क्रिप्शन में फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुख्तलिफ जैसे CD है तो वो डेवलपमेंट का काम देखेगा, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो, DM है तो वो इस तरह से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे। तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से और उन तमाम डिपार्टमेंट्स को फिर आगे फर्दर मॉनिटर करता है असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर साहब, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के तक बीइंग डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी है तो ये इंजॉयज़ द पावर ऑफ इक्विवेलेंट टू द सेशन जज। और हम लोग जो है वो इंजॉय करते हैं पावर जो है फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की। फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की अगर आप डेफिनेशन देखें तो वो एक ख़ास लिमिट तक की जो केसेस हैं या ख़ास लिमिट तक की जो सज़ाएँ हैं उनके जो वो उन केसेस का ट्रायल उसके पास आता है। कुछ समरी ट्रायल्स भी हमारे पास होती हैं। फिर इसके अलावा हम स्पेशल CDA मैजिस्ट्रेट्स भी हैं, प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स भी हैं। तो वो ये तमाम चीज़ें हम साथ साथ लेके चल रहे होते हैं। जैसा भी हम फील्ड में तो आपको अंदाज़ा होता जाएगा, प्राइस चेक भी करेंगे, हम इंक्रोचमेंट्स भी चेक करेंगे, हम डेंगी को भी देखेंगे, इलीगल पेट्रोल एजेंसीज़ हैं, LPG जैसे कि हम देखते हैं कि धमाके हो जाते हैं, सिलेंडर्स फट जाते हैं, उस पर कॉग्निजेंस लेंगे। 285-86 कानून हमें बताता है कि आप इस तरह का कोई भी मटेरियल नहीं यूज़ कर सकते जो कि खुदा न खास्ता जिसके अगेंस्ट पब्लिक की लाइफ या प्रॉपर्टी को नुकसान का अंदेशा है। ठीक है सर, अभी हम जिस एक जगह पे गए और वहाँ पे आप प्राइस ट्रैकिंग के लिए गए और आपने बताया कि आपको आधे घंटे पहले उसकी कंप्लेंट रिसीव हुई है। तो अभी जैसे सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है, तो कितना ज़्यादा इम्प्रूव हुई है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है आप लोगों को? मतलब पहले एक आम इंसान के लिए असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को अप्रोच करना या किसी चीज़ की कंप्लेंट करना मुश्किल था, लेकिन अभी हम पिछले कुछ अर्से में देख रहे हैं कि ट्विटर पर लोग डायरेक्ट वहाँ पे आपको मैसेज कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। इससे कुछ फ़र्क पड़ा है? डेफिनेटली फ़र्क पड़ा है। इसमें ना बेसिकली ये दोनों तरह से इम्पैक्ट कर रहा होता है, बिकॉज़ अभी ये हमारा स्टार्ट है, हम लोग अभी टेक्नोलॉजी की तरफ आना शुरू हुए हैं, तो इसको लोग जो है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। अक्सर हम लोग कंप्लेंट्स के लिए जाते हैं तो पता लगता है कि इनका कोई आपस में ये पर्सनल स्कोर सेटल करने की ट्राई कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी है, लेकिन ये चीज़ हमेशा ही होती है जब भी आप किसी भी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो जो टू बिगिन विद तो उसके दोनों तरह से इम्पैक्ट्स आ रहे होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बट अगर हम पूरी दुनिया में देखें, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट है या जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, तो उसमें ये रोल ऑफ सोशल मीडिया तो बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से रिस्पांस बहुत स्विफ्ट है। जैसे कि अभी आपने अपने क्वेश्चन में ही बता दिया कि एक आधा घंटा पहले की कंप्लेंट, तो उस पर आप एक्शन भी हो गया, वो रिजॉल्व भी हो गई, वेरीफाई भी हो गया। अभी सर वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप कह रहे थे कि लोग पर्सनल उस चीज़ को भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप इस चीज़ को वेरीफाई कैसे करते हैं कि जो कंप्लेन आई है वाकई में इस तरह का कुछ है कि नहीं? देखिए आप हमारे साथ थी तो हमने वहाँ पे देखा कि उसके पास प्राइस लिस्ट नहीं थी, तो इट मीन्स द कंप्लेन वाज जेन्युइन। अगर ये कंप्लेन जेन्युइन ना होती तो फिर हम कैसे देखते कि हम वहाँ जाते उसकी प्राइस लिस्ट लगी होती, लोगों से हम पूछे, जैसा भी हमने पूछा वहाँ पे, तो लोग आगे से हमें बताते हैं कि जी नहीं बिल्कुल ये तो सही है, तो वो हमें पता लग जाता है, फिर हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। कानून में एक शिक है 182 की, 182 ये कहती है कि अगर आप पब्लिक ऑफिस को यूज़ करते हैं अपने पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए किसी के अगेंस्ट, तो स्टेट आपके खिलाफ भी झूठी FIR जैसे करवाती है या झूठी कंप्लेन करवाती है, तो स्टेट आपके खिलाफ भी एक्शन में आ सकती है। तो ये चीज़ भी विजिलेंट रहनी चाहिए कि अगर बिला वजह कंप्लेन करेगी और वो जेन्युइन नहीं होगी तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, बीइंग कि आपने फ्रॉडुलेंट या आपने उसको वो सही कंप्लेन नहीं की। बट ये कंप्लेन इसलिए जेन्युइन थी कि वाकई जब हम वहाँ गए तो हमें पता लगा कि वो फ्रूट चाट जो कि उसके रेट लिस्ट पे उसने 150 लिखी थी वो 250 की बता रहा था, या वो जो लिमका था जो एक पैसा पे रहे थे तो वो उसको रेट नहीं उसने बताया। मैंने उससे पूछा उसका 100 रुपीज़, जब हमने आपके कैमरा ने रिकॉर्ड कर लिया, जब मैंने वहाँ देखा तो वो 80 लिखा हुआ था, तो 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा था, इसलिए उसको फिर हम ये कंप्लेन ये जेन्युइन, फिर एक्सपीरियंस भी होता है, आइडिया भी हो जाता है, तो इस वजह से भी ऐसा है। हम जब भी छोटे होते हैं तो कोई ना कोई एम होता है हमारे माइंड में, कोई गोल होता है, कोई रोल मॉडल होता है,
तो जब आप छोटे थे बचपन में आप क्या बनना चाहते थे बड़े होके और आपका आइडियल कौन था? आइडियल मेरे हमेशा से शुरू से अभी तक मेरे फादर, और मैं और मेरा छोटा भाई जो मतलब बहुत ज़्यादा अटैच अपने फादर के साथ रहे, और हम लोगों ने CSS भी अलहमद दोनों ने किया, और हमारे आइडियल आज तक वही हैं और हम उन्हीं से सीखते हैं हर आने वाले दिन में। और अलहमदिल्ला किसी भी और शख्स से उस तरह से इम्प्रेस नहीं हुए जिस तरह के अपने फादर से हैं। और ये इसलिए नहीं कि मेरे फादर है, मतलब अगर आप तो नहीं जानते, लेकिन अगर किसी से भी पूछे तो जो लोग जानते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह उन्हें पता है कि वो क्यों मेरे आइडियल है। सेकेंडली जो आपने बात की कि शुरू में क्या बनना होता है, शुरू में ना हर बच्चे को 2 चीज़ें याद होती है कि सबसे पहले तो वो कहता है जब मैं बहुत छोटा था तो पायलट बनना था, उसके बाद वो डॉक्टर या इंजीनियर। मेरी सारी फैमिली जो है, मेरे फर्स्ट कजन्स वगैरह वो बहुत मेजॉरिटी ऑफ देम आर डॉक्टर्स या फिर कुछ इंजीनियर्स हैं। तो मतलब उसी तरह वो हमें लाना चाह रहे थे। तो मैंने उस वक्त भी अपने फादर से ही डिस्कस किया था कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के अलावा भी तो कुछ होता होगा, तो वो क्यों ना वो बना जाए। तो उन्होंने उस वक्त चार्टर्ड अकाउंटेंसी का रिकमेंड किया, और उसी की वजह से मैंने फिर अपनी एजुकेशन जो है वो थ्रू आउट कॉमर्स और फाइनेंस में ली। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम्स देने के लिए बिल्कुल उसकी तरफ थे। फिर मीनवाइल मेरा अपना जो छोटा भाई है वो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम पास कर गया, और उसके बाद हम दोनों ने इकट्ठे फिर CSS की तैयारी शुरू कर दी। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, तो उस टाइम पे ना इनका पूरा बैच UET का तैयारी करता था, तो हम भी साथ तैयारी में फिर मिल गए और फिर इकट्ठे इस तरफ को आ गए। तो ये बेसिकली था, और आइडियल मेरे फादर ही हैं मेरे हमेशा से। थोड़ा सा अपना फैमिली के बारे में बताएं, मदर सिबलिंग्स वगैरह के बारे में। फैमिली जी, हम लोग बेसिकली हमारा ताल्लुक़ है टोबा टेक्सिंग से, उससे आगे एक गाँव है 347 गाँव पे, तो वहाँ से जो हमारा वी बिलोंग फ्रॉम दैट एरिया, बेसिकली फ्रॉम दैट एरिया। और उसके बाद फिर मेरे फादर डिवीज़न फर्स्ट ऑफिसर रहे, मुख्तलिफ जगहों पे उनकी पोस्टिंग रही। और बाकी जो मदर फादर का रोल होता है उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, ना कर हम अगर करते भी हैं तो मेरा ख्याल है कि वो एक नाशुक्री है। तो मदर ने उस एज में हमें सिखाया पढ़ाया जबकि हमें पता ही नहीं था। स्कूल गोइंग से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, लाइक कि आप जब रात को सोते हैं तो आपको वो पोएम्स या आपसे ABC सुन ली या आपसे गिनती सुन ली या आपसे कुछ इस तरह से काउंटिंग आपसे करवा ली, तो वो मेरी मदर ने शुरू से करवाया। तो अर्ली एज की बेसिस उन्होंने बना दी। फिर उसके बाद ये है कि भाई हमारे बाकी सर्विस में भी है, इसके अलावा छोटा जो है मेरे से वो अभी लॉ कर रहा है, वो CSS के एग्ज़ाम्स देगा। बड़े भाई बिजनेसेस में हैं। तो एक फैमिली को अगर देखा जाए तो वो एक कॉम्बिनेशन है जॉब्स का भी और बिजनेसेस का भी, तो कंबाइन एक वो मिल के चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत खुश हो के इस फैमिली में पैदा हुआ। अच्छा सर, जैसे अभी दिन हमने पूरा आपके साथ गुजारा तो हमें पता लगा कि आपकी काफ़ी हेक्टिक रूटीन होती है, तो जब आपकी रूटीन इतनी टफ हो तो फैमिली को टाइम देना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो कैसे मैनेज करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को और अपनी वर्क लाइफ को? जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे ना, तो मैंने उसमें बताया था कि एक लाइफस्टाइल है, तो ये आपको लाइफस्टाइल के तौर पे लेके चलना पड़ता है। इसको ऐसे मैनेज किया जा सकता है कि सम टाइम आप ये करते हैं कि आप अपनी फैमिली को, अगर आपके फॉर एग्जांपल फील्ड असाइनमेंट्स है, तो आप एक फैमिली को साथ लें, एक होटल में बिठाएं, उनको कहीं आप खाना वाना खाएं, और खाना खाते खाते आप वहाँ से उठें और उठ के अपने थोड़ी सी चेकिंग और जो आपको असाइनमेंट्स अगर उसी एरिया की कंप्लेंट्स है वो करें, और उसके बाद फिर आके खाने पे बैठ जाए। तो इस तरह की छुट्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। फैमिली आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंड करना शुरू कर देती है। शुरू के दिनों में काफ़ी मुश्किल होती है कि वो कहते हैं हमारा टाइम किधर है, सब लोग ये एतराज़ करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो कम्प्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन वो ये असल में ना ये टू साइडेड है। उनको फिर ये भी पता लग रहा होता है कि बहुत सारे काम जो अदरवाइज उस तरह से नहीं होते, तो ये इसकी वजह से हो भी रहे, तो इस वजह से वो कम्प्रोमाइज़ करते हैं। मेरे ख्याल में फैमिली ज़्यादा मज़े में होती है उस बंदे की, बजाय उसके कि वो जो ऑप्शन होता है उसका तो बहुत बड़ा बुरा हाल होता है, जैसे हम देखेंगे ऐसा नहीं। अच्छा सर, इतने माशाल्लाह आप एनर्जेटिक हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी डाइट कैसी है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, जिम करते हैं, इतने हेल्दी कैसे रहते हैं? जिम करते थे, वो तो जॉब पे आने के बाद तो ये थे हो चुका है, तो अभी तो ये थे भी काफ़ी पुराना हो गया है। बट ये है कि एनर्जेटिक रहने के लिए ना हमारे एकेडमी में ना हमारी मैडम, एडिशनल डायरेक्टर मैडम हमारा खटक, तो वो उन्होंने बड़ी एक अच्छी टिप दी थी, मुझे हमेशा याद रहती है और बहुत ज़बरदस्त टिप थी, आपके चैनल से भी मैं बताना चाहूँगा मैम को। वो ये थी कि उन्होंने कहा था कि जब भी आप जॉब में निकले ना, तो अपनी गाड़ी के अंदर कुछ खजूरें, चने और कोई पानी वगैरह ज़रूर रखें। चने तो हमने भी लाइव एक्सपीरियंस किए, वो आपने आज एक्सपीरियंस भी किए हैं मेरी गाड़ी में बैठे हुए। तो वो असल में होता ही है कि आपकी जॉब चलती रहती है, खाने का कोई होश नहीं होता। मैं अब आपके साथ बैठा हूँ तो मैंने सुबह को एक सैंडविच खाया हुआ है, उसके बाद मैं सारे दिन कोई खाना नहीं खा सका, तो टाइम ही नहीं है।
हाँ, बट जहाँ पे आपका ग्लूकोज लेवल डाउन होता है तो आप थोड़े से 1-2 खजूरें खा लेते हैं, चने खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो इस तरह आपकी लाइफ गुजरती रहती है। या फिर जैसे अगर आप बैठे तो आपके लिए हमने कुछ चाय बिस्किट मंगाए तो हमने भी साथ खा लिए, तो इस तरह से हमारी लाइफ गुजरी होती है। और एनर्जेटिक रहना जो होता है ना, मेरे ख्याल में जो आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी होती है वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करती है, और जो पॉजिटिविटी है वो आपकी एनर्जी को बूस्ट अप करती है। हमारे एक टीचर कहा करते थे जब मैं ग्रेजुएशन में था, तो वो ये कहते थे कि इंसान के अंदर बहुत एनर्जी है। हम स्टूडेंट्स को डांटते थे, हम स्टूडेंट्स होते थे, वो कहते थे कि आप क्या करते हैं, आप लोगों को थोड़ी देर पढ़ा नहीं जाता। तो वो कहते थे कि हमारे अंदर इतना स्टेमिना है, इतनी एनर्जी है कि हम जितनी भी मेहनत करें, जब आपको लगता है कि हम बिल्कुल थक के चूर हो चुके हैं, उस वक्त भी हमारे जो बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि हम मज़ीद उतना ही काम कर सकते हैं। आप लोग जो जिम करते हैं आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि जो पुशअप्स हम कर रहे होते हैं, तो जब एक स्टेज आती है कि उसके बाद एक एक जो हम पुशअप कर रहे होते हैं वो बहुत काउंट कर रहा होता है। तो मैं हमेशा अपने माइंडसेट में यही रखा है, माइंड में यही रखा है, माइंडसेट यही बनाया है कि जब भी आप बिल्कुल थके होते हैं तो आप कहते हैं कि कुछ थोड़ा सा और कर लिया जाए। और बाकी मेरा ख्याल है कि एनर्जी ड्रेन होती है आपकी जो है वो नेगेटिविटी से, उससे बचिए। अच्छा चलिए, काम के हवाले से भी काफ़ी बातें हो गई, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, फैमिली, सब बातें हमने करी। थोड़ा सा अपना हॉबीज़ के बारे में बताएं, फारिग वक्त में क्या करते हैं? म्यूज़िक सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, हॉबीज़ क्या है? हॉबीज़ जो है मेरी, उसमें शुरू से वैसे सारे ही काम किए। हॉबीज़ मतलब जो भी एक्सपीरियंस मिला उसको ज़रूर उसको चेरिश किया, इंजॉय किया। लेकिन जो चीज़ हमेशा से साथ चली उसमें सिंगिंग है, जो कि CSS में मैं बताई। सिंगिंग में भी आप CSS में बताते ना हॉबीज़ आपकी क्या है। रीडिंग बहुत ज़रूरी है। मतलब हम जब बहुत छोटे थे तो मैं आपको बताता हूँ कि हम एक फूल और तालीम व तरबियत बच्चों के रिसाले होते थे, डाइजेस्ट थे, वो हम लोग पूरे साल की सब्सक्रिप्शन करके वो हमारे घर आते थे। रीडिंग बहुत पसंद थी। फिर उसके बाद अल्लामा इकबाल की तरफ आए, फिर मौलाना रूम की तरफ आए, ये तो खैर बाद की बातें हैं। इसके दरमियान में नसीम अजाजी के नॉवेल्स पढ़े, इसके अलावा वो तारिक इस्माइल सागर साहब के मैं एक जासूस था और इस तरह के नॉवेल्स पढ़े। मैंने ढाका डूबते देखा। मतलब ये हम रीडिंग हमेशा से एक हॉबी रही। उसके अलावा सिंगिंग बहुत पसंद थी, एक्टिंग भी बहुत पसंद थी, टैबलोज वगैरह भी किए। मतलब जो भी चांस मिला वो किया। बाकी गेम्स में अगर फिज़िकल गेम्स में तो क्रिकेट खेली है। इसके अलावा जो भी आपकी इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट्स वगैरह उसमें भी पार्टिसिपेट किया है। रोवरिंग एंड ट्रैकिंग का बड़ा शौक़ रहा है, हाइकिंग का बड़ा शौक़ रहा है। मतलब मेरा ये ख्याल है कि हमें चेरिश करना चाहिए, कोई भी नया एक्सपीरियंस जो होता है उसको एंजॉय करें और उससे सीखें। ठीक है सर, हमारे देखने वालों को कोई मैसेज आप देना चाहें एस्पिरेंट्स के लिए भी, और इसके अलावा वैसे भी ओवरऑल जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए कोई भी पैगाम जो आप देना चाहें? पैगाम बिल्कुल देना चाहूँगा। उसमें ये है कि हमारा जो आजकल के हालात हैं आप सबके सामने है। इस वक्त एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। हम उसकी कॉजेज़ रीजंस में फ़िलहाल नहीं जाते, लेकिन बात ये है कि हमें करना क्या है, हम आगे कैसे बढ़ें। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें महंगाई का है, हम सब देख रहे हैं। तो इसको ख़त्म करने के दो ही तरीके हैं ना, या तो हम अपने अखराजात को कम करेंगे या अपने इनकम को बढ़ाएंगे। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगा कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आप कन्वेंशनल चीज़ों से जब बाहर आएंगे ना तो खुद ब खुद आपके सोर्सेज बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं, ये एक मीडिया का है दौर है, इसकी जब व्यूअरशिप होती है तो उसका जो इम्पैक्ट आता है वो शायद आपको उठा के एक क्लास से दूसरी क्लास में लेके जा सकता है। ये वो बात है जो, अगर मैं कहता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट हार्ड वर्क, इट्स अबाउट स्मार्ट वर्क। आप देखें कि काम तो जो है एक मज़दूर भी बहुत करता है, शायद मैं सोच भी नहीं सकता जितना एक मज़दूर एक दिन में काम करता होगा। लेकिन बात आपकी ये है कि आपने वो काम को किस तरह से चैनलाइज करना है। न्यू मार्केट को एक्सप्लोर करें, न्यू सेगमेंट्स को एक्सप्लोर करें। फॉर एग्जांपल अगर आज का हम बात करें तो ये IT का दौर है, ई-कॉमर्स का दौर है। इससे आगे अब आप देख रहे हैं करेंसीज़ में अगर बात करें तो उसमें डिजिटलाइजेशन का दौर है। इसके अलावा मतलब अब मैं तो खुद को ऑब्सोलीट समझता हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं तो समझता हूँ कि अब मुझे भी मज़ीद इस पे आगे जाके सोचने की ज़रूरत है कि इसके बाद क्या। तो वो आपकी जो हमारी यूथ है वो बड़ी इसमें एनर्जेटिक, उनको पता है। तो वो जो एवेन्यूज़ है ना, जो अनटच्ड एवेन्यूज़ हैं, उनको टच करना शुरू करें। जब आप ये करेंगे ना तो खुद ब खुद आप बढ़ जाएंगे। एक और बात भी मैं कहना चाहूँगा, जॉब ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने पब्लिक सर्विस की तरफ आना है ज़रूर आइए, मोस्ट वेलकम, हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए। लेकिन ना किसी भी कंट्री की जो इकॉनमी है, अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें तो वो उस वक्त डेवलप और फ्लरिश करती है जब उसका बिज़नेस ग्रो करता है। तो आप बिजनेसेस की तरफ आइए,
बिजनेसेस की तरफ भी फिर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आइए। उससे क्या होगा कि यहाँ पे तो एक बंदे को नौकरी मिली ना, वहाँ पे आपको भी इनकम मिली और आपने कितने लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करवा दी। तो ये मेरे कुछ मैसेजेस हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि यार आपने CSS ही करना है, कर ले, वेल एंड गुड। नहीं होता तो इट्स ओके। अभी और भी बहुत सारी, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने अगर बात करूँ अपनी फैमिली के लिए, तो मैं हमेशा से इनकरेज करता हूँ कि वो बिजनेसेस की तरफ आए और बिजनेसेस में अपॉर्चुनिटीज़ को लेके चले। ठीक है, CSS हो गया, अगर पब्लिक सर्विस है ना तो भी ये कर लिया, साथ में इसके बिजनेसेस करें NOC लेके। तो ये मेरा एक मैसेज है। ठीक है, मैं वहाँ से पूछना चाहूँगी, आपने बताया कि आप मतलब पढ़ाते भी थे, टीचिंग भी आपने की 6-7 साल वो भी की, फिर सर्विस में भी आपको 7-8 साल हो गए, बट यू लुक सो यंग। ये कैसे किया है आपने? ये भी जरा हमारे देखने वालों को बताएं कि इतना फिट कैसे रहे। देखें, एक तो ये होता है कि मेरा कल ये जेनेटिकली होता है। माय फादर इज राइट नाउ माशाल्लाह इज 83 इयर्स ओल्ड। अच्छा, माशाल्लाह बट ही इज सो हेल्दी कि अगर आप इफ यू लुक एट हिम तो यू वुड गेस कि ही इज लाइक 60 और 65। तो ये एक तो आपका जेनेटिकली होता है, जीन्स में आता है। और वो ऐसे क्यों है, तो मुझे तो उनके भी तरफ से यही समझ आता है हमेशा से कि उन्होंने लाइफ को ना बहुत छोटी चीज़ों को अपने सर पे कभी सवार नहीं किया। आप बहुत, अगर आप किसी चीज़ को सर पे सवार कर लें, उसकी टेंशन में चले जाएं, तो वो फिर आपके ऑर्गन्स को भी इम्पेक्ट करेगी, आपके पर्सनालिटी को भी, आपके थॉट प्रोसेस को भी। तो उसके बजाय मैं तो ये समझता हूँ कि आप लाइफ को थोड़ा लाइट मूड में लेके चलें। और छोटी सी तो लाइफ है, कितनी एक है हमारी, कितनी एवरेज एज है। जब हमने CSS दिया तो 67 ईयर्स थी उस वक्त, अभी भी इतनी ही होगी जो एक एवरेज एज ऑफ अ पर्सन है, मेल पर्सन फीमेल पर्सन, वो आप देख लें। बट ये कि उसमें भी अगर आपने टेंशन से लेनी है तो फिर क्या बचेगा। तो मैं तो यही समझता हूँ, रिलैक्स में चिल करें। अल्लाह ताला ने आपके लिए एक प्लान रखा होता है, एक आपका प्लान होता है, उस प्लान पे ज़रूर जाइए, उसको कोशिश करें। मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो उससे बेहतर प्लान आपके लिए वेट कर रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आज आपकी पूरे दिन की हमने रूटीन देखी।